हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक समरी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आमतौर पर हम खुशियाँ कहाँ ढूंढते हैं? अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कॉलेज में, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर में। जबकि खुशियों का सोर्स एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आपका मन अशांत होता है तो आपको खुशियाँ कहीं भी नहीं मिलती हैं। खुशी तो वो स्टेट ऑफ माइंड है जो इंटरनल हैप्पीनेस से आती है, एक्सटर्नल से नहीं। इसलिए अगर माइंड को ट्रेन कर लिया जाए तो इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर से कुछ देर के लिए खुशी डेफिनेटली मिल सकती है। मतलब कि अगर आपको आईफोन मिल जाए तो आपको टेम्परेरी फीलिंग यानी कि टेम्परेरी हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आपको आईफोन तो क्या, आपका ड्रीम स्पेसशिप भी खुशी नहीं दे सकता। जिस इंसान ने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों में भी खुश रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जिसको रोना है उसके लिए छोटे से छोटा रीजन भी काफ़ी है। तो दुख का सारा खेल एक्सटर्नल फैक्टर की चीज़ों से नहीं बल्कि हमारी थॉट्स, हमारी मेंटल स्टेट से जुड़ा हुआ होता है। गुस्से में दोस्त भी दुश्मन लगने लगते हैं, लेकिन मगर मूड अच्छा हो तो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। इसलिए दिमाग को ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कैसे हम कंसिस्टेंटली अपने नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करें, इसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करें। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जो आपको हर हाल में खुश रहने की स्ट्रेंथ दें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इस बुक के लेखक हार्वर्ड कटलर हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने कई सालों तक दलाई लामा का इंटरव्यू लिया और ये जानने की कोशिश की कि दलाई लामा ने शांति और खुशी कैसे प्राप्त की, और ये बुक उसी इंटरव्यू का परिणाम है। दोस्तों, पहला चैप्टर है द राइट टू हैप्पीनेस। दलाई लामा का मानना है कि हमारी लाइफ का असली मकसद खुश रहना है, चाहे हम लोग किसी धर्म को माने या ना माने। हम सब बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया में कितने ही लोग जन्म ले रहे होंगे, जिनमें से कुछ लोग शायद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक ही जी पाएँ, कुछ लोग शायद 100 वर्षों से भी ज़्यादा जिएँ। चाहे हम एक दिन जिएँ या एक सदी जिएँ, हमारी ज़िंदगी का असली मकसद खुश रहना ही होता है। जो लोग खुश रहते हैं वो लोग उन लोगों से भी ज़्यादा लविंग और फॉरगिविंग होते हैं जो खुश नहीं रहते। उदाहरण के लिए, अगर हम ट्रैफिक में फंसे हैं, पूरे 20 मिनट के इंतज़ार के बाद फाइनली सभी गाड़ियां थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, तभी हम देखते हैं कि हमारे बराबर में गाड़ी चलाता हुआ एक व्यक्ति हमारी लाइन में आना चाहता है। अगर हम अच्छे मूड में होंगे तो ज़्यादा चांस है कि हम अपनी गाड़ी को रोककर उस व्यक्ति को अपनी लाइन में आने देंगे। लेकिन अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हम सोचेंगे कि इतनी देर से मैं आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था, तो फिर मैं उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका क्यों दूं? यही सोचकर हम तेज़ी से अपनी लाइन में आगे बढ़ जाएंगे। इस एग्जाम्पल से अब आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब हम खुश रहते हैं तब हम ख़राब सिचुएशन में भी खुद को और खुद के आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के उन फैक्टर्स को समझने लगते हैं जो हमारी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, वैसे वैसे हमें ये भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है हमारा खुश रहना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली और यहाँ तक कि पूरी सोसाइटी के लिए कितना अच्छा है। दोस्तों, दूसरा चैप्टर है द पार्ट टू हैप्पीनेस। खुश रहने के लिए सबसे पहला स्टेप है लर्निंग यानी कि सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि किस तरह नेगेटिव इमोशन फॉर बिहेवियर हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव इमोशंस हमारे लिए किस तरह मददगार होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव इमोशंस सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम खुद को बदलने की ओर पहला कदम उठाते हैं। हेट, जेलियसली और एंगर, इस तरह के सभी नेगेटिव इमोशंस हमारी खुशियों को कुचल देते हैं।
फिर इसी वजह से हमारे अंदर फियर, हेजिटेशन एंड इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग आती है। हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर काइंडनेस और लव जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ हम अपनी लाइफ को खुश रहकर जी सकते हैं। फिर वो पूरी दुनिया हमें हमारी जैसी लगेगी। तब हम अपने आप को इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इसी के साथ फियर, हेजिटेशन एंड इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लोग आप पर पहले से ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, आप साइकोलॉजिकल और भी ज़्यादा हेल्थी हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा स्टेप है मेंटल डिसिप्लिन। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमेशा खुश कैसे रहा जाता है, ये सीखने के लिए भी बहुत सारे मेथड की ज़रूरत होती है। अगर हम नेगेटिव इमोशन को ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये काम सिर्फ एक टेक्निक को बस 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। उदाहरण के लिए, जब हम एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं तो हमारे शरीर को कुछ नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में कुछ थोड़ा सा समय लगता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने माइंड को एक नेगेटिव मेंटल स्टेट से पॉजिटिव मेंटल स्टेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें भी थोड़ा समय लगता है। हमें हर रोज़ सुबह उठकर खुद से कहना चाहिए, मैं आज के दिन को वेस्ट नहीं होने दूंगा। पूरा दिन एक अप्रोच के साथ पहले से बेहतर तरीके से जीऊँगा। फिर रात को सोने से पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैंने आज का दिन वैसे ही बिताया जैसा मैंने सोचा था। इस प्रक्रिया को हर रोज़ करते हुए आप अपने माइंड के पॉजिटिव एस्पेक्ट को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। शुरुआत में पॉजिटिविटी आपको नेगेटिविटी के सामने बहुत छोटी लगेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव बिहेवियर आपकी लाइफ से अपने आप ही गायब होने लगेंगे। ये तो सच है कि चाहे हम जो कुछ भी एक्टिविटी करें, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के थ्रू आसान न बनाया जा सके। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से हम खुद में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। दोस्तों, चौथा स्टेप है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। अगर हमें किसी भी समस्या का समाधान निकालना होता है तो हमारी नॉलेज ही हमारी काम आती है। इस नॉलेज को प्राप्त करने के अलग अलग लेवल्स होते हैं। उदाहरण के लिए, स्टोन एज में इंसानों को ये नहीं पता था कि खाना कैसे पकाते हैं, इसलिए वो जंगली जानवरों की तरह खाते थे। फिर जैसे जैसे समय बीता, इंसानों ने भी प्रोग्रेस करना शुरू किया। इसके बाद सीखा कि खाना कैसे पकाया जाता है, किस तरह उसमें मसाले डालकर उसे और टेस्टी बनाया जा सकता है। फिर इसी तरह उन्होंने अलग अलग तरह की डिशेस बनाना सीखा। अब अगर हम आज के समय की बात करें तो जब भी हम बीमार होते हैं तो अपनी नॉलेज की वजह से ही हम ये समझ पाते हैं कि कौन सा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, चाहे हमारे मन में उसे खाने की प्रबल इच्छा हो। फिर भी हम यही कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों को न खाएं। इस एग्जाम्पल से एक बात तो साफ़ है, जितनी अच्छी हमारी सोच होगी या जितनी अच्छी हमारी नॉलेज होगी, उतने ही अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को जिएंगे। हमें अपने बिहेवियर के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कंसिक्वेंसेस को भी कंपेयर करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, गुस्सा तो सभी इंसान को आता है, लेकिन जंगली जानवरों को ये नहीं पता होता है कि गुस्सा उनके लिए कितना हानिकारक है। हम इंसानों को ये बात पता होती है गुस्सा हमारे लिए कितना हानिकारक है, क्योंकि हमारे पास इस बात की नॉलेज है। इसी तरह जितना ज़्यादा हम जानेंगे कौन सी चीज़ हमारे जीवन में खुशियाँ लाती हैं और कौन सी चीज़ दुख लाती हैं, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम अपने लाइफ को जिएंगे। ये सब जानने के लिए ही हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए एजुकेशन की हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आज के समाज में एक समस्या और भी है। हम समझते हैं कि एजुकेशन हमें सिर्फ चालाक बनने में काम आती है। कभी कभी तो लोग ये भी मान लेते हैं जो व्यक्ति कम एजुकेटेड होते हैं या एजुकेटेड नहीं होते हैं वो ज़्यादा ईमानदार होते हैं। अभी तक हमारे समाज ने इस बात को पूरी तरह से नहीं समझा है। नॉलेज और एजुकेशन का असली काम हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। जब हम अपने इंटेलिजेंस से खुद को अंदर से बदलते हैं, तभी हम अपने नॉलेज का सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों, पांचवा स्टेप है बी ऑनेस्ट अबाउट योर लिमिट्स। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं।
उनमें से ज़्यादातर तरीके ऐसे होते हैं जिसमें हम खुद को चुनौती देते हैं, लेकिन दलाई लामा का दृष्टिकोण इससे बहुत अलग है। वो कहते हैं कि हमें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। हमें अपने और दूसरों के साथ इस बात को लेकर ईमानदार रहना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस बात को जानकर संतुष्ट हैं कि हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं, तो इस बात को हम सबके सामने मान भी सकते हैं। बाहर से आत्मविश्वास लाने के बजाय हम सच्चाई के रास्ते पर चलकर अंदर से ही आत्मविश्वास ला सकते हैं। अगर हमें किसी की कोई बात समझ नहीं आती है तो हमें उस व्यक्ति को बताना चाहिए, हमें उसकी बात समझ में नहीं आए ताकि वो हमें दोबारा समझाए।